Welcome back dear students on Medico Gyanendra and RX Paramedics। स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी नर्सिंग की तैयारी स्टार्ट किए हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2024 के लिए, ठीक। और 2024 के लिए जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस है, इसके अलावा यूपी कैटेट, नीट या फिर प्री वेटनरी टेस्ट जितने भी हैं, जैसे कि मथुरा, ठीक, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी लोग क्या करें, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और आपके एग्ज़ाम में निश्चित है कि यहाँ से 2 से 3 सवाल आपके पक्का आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस 1 घंटे के लेक्चर में आप जान जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाएंगे इस वीडियो लेक्चर से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है और एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई गई, ठीक, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है और अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। और इसमें क्वेश्चंस में बच्चे गलती कर देते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं, वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है और गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जो बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, देखिए। और ये एकदम बेसिक सी बातें हैं जो सभी को पता होती हैं, लेकिन एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्लियर। तो इस धरती पर आपने अलग अलग एनिमल्स को देखा होगा, अलग अलग प्लांट्स को देखा होगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखा होगा, और अलग अलग क्रिएटिविटी ऊपर वाले की देखी होगी, है ना। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, लीव अस स्पीचलेस। ये सब हमें क्या बनाती हैं, स्पीचलेस बनाती हैं, कि अब इसके आगे हमारे पास शब्द नहीं है कि क्या कहें, है ना। तो भगवान ने, नेचर ने सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन किया है ना। ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, देखो ये लिखी गई है, द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स ऑफ ए माइग्रेटिंग बर्ड, है ना। माइग्रेटिंग बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह जब चिड़िया जाती है, वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एव एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर, है ना। कोई शार्क किसी के ऊपर अटैक कर रही है, ये सब किसी ने क्यों बनाया है ना। ये इंसानी सोच है ना। हम हमेशा खोज में लगे रहते हैं कि भगवान ने या नेचर ने क्यों डिजाइन किया है। The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life, है ना। हम इन सब बातों से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, है ना। या हम सेल के अंदर जाते हैं तो सेल के अंदर इतना सारा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक मतलब इतनी सारी रिएक्शंस हैं, वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, है ना। तो ये सब जानना हमारे अपने में एक बहुत ही अलग चीज़ है जो कि लाइफ को फॉर्म करती है। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लीसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन टेक्निकल है और क्या कहता है इसका आंसर, लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, है ना। लिविंग और नॉन लिविंग आपस में अपोज कैसे हैं। एंड सेकेंड फिलोसफिकल है, सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, इस धरती पर हम आए क्यों हैं, है ना। तो फिलोसफिकल वन ये है कि धरती पर हम करने क्या आए, ये जानना है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि फिलॉसफी का तो केस है नहीं। हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज़ लिविंग,
लिविंग और नॉन लिविंग में अलग क्या है, हमें ये सीखना है यहाँ पे। क्लियर? ये देखते हैं। ठीक, तो ये हमने फ़ोटो लगा रखी है गैलोपिंग हॉर्स की, है ना। तो देख लो, ये हॉर्स है, दौड़ रहा है। और ये क्यों दौड़ रहा है इस तरीके से, ही इसकी बनावट दौड़ने की क्यों हुई, है ना। ये सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे लिविंग के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। क्लियर? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी देखें, है ना, लिविंग डाइवर्सिटी, तो लिविंग डाइवर्सिटी ना बोलने के बजाय हम क्या बोलेंगे, बायो डाइवर्सिटी। ठीक, और टोटल बायोडाइवर्सिटी जो है 1.7 to 1.8 मिलियन है इस धरती पे। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन है। क्लियर? मतलब 17 से 18 लाख जातियाँ इस धरती पर पाई जाती हैं, है ना। और ये सब मिल करके क्या क्रिएट करती हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक, और डाइवर्सिटी में हम और डिटेल में सीखेंगे इकोलॉजी में, अभी तो ये शुरुआत है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ओके, कुछ ज़्यादा डिफरेंट था और ज़्यादा डेडिकेटेड था। ठीक है, तो हर यूनिट में हम लोग बायोलॉजी के एक साइंटिस्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग एक साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर? जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। ठीक, इनका पीरियड था 1904 to 2004। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये बॉर्न हुए थे 5 जुलाई 1904। पूरी हिस्ट्री इनकी पढ़ लेना। इन कैंपटन सिटी, जर्मनी के रहने वाले थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रहने वाले कहाँ के थे, और इनके नाम की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, अर्नेस्ट मायर। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो अर्नेस्ट मायर, ERNST मायर, MAYR। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद कर लेना। और 1904 से 2004 के बीच में। ठीक है, तो ये रेंज भी पूछी जाती है, इनका पीरियड। क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं। इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, मतलब 20वीं सदी का डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो वो थे अर्नेस्ट मायर। क्लियर? ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से एक थे उस टाइम के। ठीक है, और इसके आगे इनको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इनको प्राइज़ जो मिले थे वो मिले थे, बाल्जन प्राइज़ 1983 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में मिला था, क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999 में मिला था, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 100 ईयर्स ऑफ एज पे हुई थी 2004 में। तो ये सब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, अब एक बात और है इम्पॉर्टेंट, वो भी याद कर लो। वो क्या? जो मायर साहब थे, इन्होंने 6 फील्ड में बायोलॉजी की काम किया था। 6 फील्ड्स में कौन कौन सी, ये जान लेते हैं। ये कौन कौन सी फील्ड्स थी? ठीक, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है। ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, और हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ठीक, तो ये 6 फील्ड्स अलग से थी जिनके बारे में ये अच्छे से जानते थे। मतलब ये उस टाइम के इतने बेहतरीन साइंटिस्ट थे कि 6 फील्ड्स की नॉलेज बहुत अच्छे से इन्हें थी। ठीक,
तो इसके लिए हमने एक निमोनिक बना रखा है, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कैसे? हॉस्टेस से। ठीक है, हॉस्टेस से। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ओ से ऑर्निथोलॉजी, और एस से सिस्टमैटिक्स, टी से टैक्सोनॉमिक्स, और ई से एवोल्यूशन, और जेड से जूजियोग्राफी। क्लियर? तो ये 6 फील्ड्स बड़ी आसानी से याद हो गई, है ना? तो इनके लिए हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो अर्नेस्ट मायर के बारे में मोटी मोटी कुछ बातें आपको याद करनी है। अर्नेस्ट मायर के नाम की स्पेलिंग, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है इनको, है ना? 6 फील्ड्स में इन्होंने काम किया। हॉस्टेस से याद कर लेना है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, है ना? देख लेना, इसमें लिखा है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन या एवोल्यूशनरी साइंस पे काम किया था, और जूजियोग्राफी। ठीक है, और इन्हें प्राइज़ मिले थे 3, है ना? इनके लिए भी हमने बना रखा है, तो ये भी निमोनिक आप देख लो। CBI से, CBI से। C से क्या हो जाएगा? क्रैफोर्ड हो जाएगा, है ना? B से बाल्जन हो जाएगा, और I से इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास अर्नेस्ट मायर की इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना? तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ रखा है ना? तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड जो कि एक टॉपिक हो ही चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ठीक, तो चैप्टर 1 हम लोगों का चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हियर that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। मतलब ये है कि हम लगातार डेली का डेली, रोज़ का रोज़ नए ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब खोजा जा रहा है हमें, है ना? एज स्टार्टेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, है ना? हम अपने अपने एरिया में हर प्लांट और एनिमल को अपने अपने नाम से जानते हैं, है ना? मतलब लोकल नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो और चाहे प्लांट हो, है ना? जैसे अपने यहाँ पे मैंगो को हम लोग आम कहते हैं, है ना? किसी और जगह पे कोई और नाम हो गया, उनकी भाषा में, चाइनीज़ भाषा में कुछ और कहते होंगे, है ना? इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकल नेम उनके होते हैं। क्लियर? इवन विद इन ए कंट्री प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड if we did not find ways and means to talk to each other to refers to organisms we are talking about, है ना? एक ही ऑर्गेनिज्म है, हम एक ही देश के अंदर अगर देखें, जैसे अपने इंडिया में ही, है ना? तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो किसी ऑर्गेनिज्म को अपने यहाँ, जैसे हम लोग इधर नॉर्थ साइड के हैं, यूपी साइड के हैं, तो हम लोग कौवे को कौवा ही कहते हैं, क्रो को क्रो कहते हैं। इंग्लिश में तो हर जगह क्रो ही कहा जाएगा, ठीक, लेकिन अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कौवा कहते हैं, लेकिन साउथ की लैंग्वेज में हो सकता है कुछ और कहते होंगे, है ना? तो अपने ही देश में हम एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह के लोग पहचानते हैं, लेकिन उसका नाम
अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। हेंस देयर इज़ ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से बुलाएं। इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके होंगे जिनको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, तो उसके बारे में पूरी दुनिया में एक ही नाम से वो बुलाया जाए, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर, मतलब नामकरण करना, नामकरण करना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर करना मतलब ये है कि इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर लें तो उनको पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, है ना। This is identification, clear। तो सबसे पहली बात यह है किसी का भी नाम रखने से पहले, है ना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, है ना, प्लांट है कि एनिमल है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ अगर अच्छे से, तो उसका हम नाम कैसे करेंगे, है ना। तो नामकरण करने के लिए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, और करेक्टली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, है ना। अब किसी बच्चा हुआ तो उसका मेल है कि फीमेल, उसका नामकरण करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, नहीं तो लड़के का लड़की का नाम रख दिया और लड़की को लड़के का नाम रख दिया, ठीक है। तो करेक्टली आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश्ड ओके प्रोसीजर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हम नाम रखें उसको जितने भी वैज्ञानिक हैं दुनिया के, बायोलॉजिस्ट, वो सब माने, है ना, सब एक्सेप्ट करें कि भाई ये नाम सही है। और अगर एक्सेप्टेशन नहीं हो रही है किसी भी साइंटिफिक बॉडी से, तो भाई वो नाम नहीं माना जाएगा। जैसे कि प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड principles and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature। ठीक, ये बात याद कर लेनी है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्लांट के लिए क्या है, ICBN है, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। साइंटिस्टों ने आपस में सहमति की कि भाई प्लांट का नाम रखने के लिए हम एक बॉडी बनाए दे रहे हैं, है ना, वो क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट से रिलेटेड जितने भी नामकरण करने हैं वो सब कौन करेंगे, ICBN वाले करेंगे, क्लियर। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी तरीके से एनिमल का नाम रखने के लिए ICZN है, क्या है, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो मतलब एनिमल का नाम रखने के लिए ICZN है, प्लांट का नाम रखने के लिए ICBN है, क्लियर। तो दोनों के फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसको हम लोग याद कर लेंगे, क्लियर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, ठीक। एक चीज़ और, साइंटिस्टों ने ये भी बोला कि जितने भी नामकरण करेंगे तो हर जगह रिपीट ना हो जाए कि इंडिया वालों ने कुछ और रख दिया, इंग्लैंड वालों ने कुछ और रख दिया, है ना। पूरी दुनिया में एक ही नाम माना जाएगा। जैसे मैंगो है तो मैंगो का आप सभी जानते होंगे मैंजीफेरा इंडिका है नाम, है ना। तो पूरी दुनिया में साइंटिस्ट मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका ही कहते हैं, क्लियर। तो एक ही नाम से हम जानेंगे।
द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. क्लियर. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड enable the people in any part of world to arrive the same name. They also ensures that such a name has not been used for any other known organism. ठीक है. तो मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में दो ऑर्गेनिज्म है, किसी का कोई नाम है, दूसरे का कोई नाम है, तो दोनों के नाम आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे. क्लियर. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स to no organism. Okay, each name has two component. ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है. क्लियर. तो जितनी बातें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं या अलग से हम लिख रहे हैं, तो उनको अच्छे से आप लोगों को याद करना है अपने एग्जाम के लिए. हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे. ठीक है. आगे हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे. ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. मतलब ये है कि किसी का भी नामकरण करना है अगर आपको, है ना, तो इसमें एक नेम जेनेरिक होगा और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट का. ठीक है. तो एनसीईआरटी ने एपिथेट वर्ड यूज किया है तो हम लोग यही लिखेंगे. वैसे आप ये स्पीसीज भी समझ सकते हैं. ठीक है, कि एक हो जाएगा जीनस और दूसरा हो जाएगा स्पीसीज. क्लियर. तो फर्स्ट नेम जो होगा वो क्या होगा, जेनरिक नेम होगा, और जो सेकंड नेम होगा वो स्पीसीज को बताएगा, स्पेसिफिक एपिथेट है. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, आगे लिखा है कैरोलस लीनियस ने. ठीक है. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग डबल टिक करके रख लेना अपने पास. पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी. इज बीइंग ए प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो कैरोलस लीनियस साहब ने बताया, आगे अभी फोटो भी मिलेगा आपको उनका, कि पूरी दुनिया में हर प्राणी को, हर ऑर्गेनिज्म को हम दो नाम से जानेंगे. एक उसका रहेगा जेनरिक नेम, ठीक, और दूसरा दो वर्ड से जानेंगे. एक रहेगा जेनरिक वर्ड और दूसरा रहेगा स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में. ठीक है. तो इन्होंने कहा कि जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सभी लोग इन्हीं दो नामों से हर स्पीसीज को जानें ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट, है ना, फाउंड कन्वीनियंट. लेट अस टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ मैंगो. जैसे हम मैंगो का एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहे थे आप लोगों को, है ना. तो मैंगो वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन बाई मैंजीफेरा इंडिका, रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका. लेट अस सी हाउ इट इज़ बाइनोमियल नेम. कैसे हम जानते हैं कि ये इसके दो नाम हैं, है ना, मतलब नाम एक ही है, मैंजीफेरा इंडिका, अलग अलग पढ़ रहे हैं. ठीक. तो इसलिए बाइनोमियल बोल दिया गया. मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा जो हो गया वो हो गया जीनस, है ना, और जो इंडिका हो गया ये हो गई स्पीसीज, इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज. समझ में आ गई बात. और ए स्पेसिफिक एपिथेट. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज. तो ये रूल्स हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और नीट में, नर्सिंग के एग्ज़ाम में, ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा. क्लियर. तो बायोलॉजिकल नेम जो होता है, पहला रूल समझ लेते हैं. जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो मतलब ये है कि जो साइंटिफिक नेम हैं, है ना, लैटिन वर्ड से लिए गए हैं और इनको हम लिखते इटैलिक्स में हैं, है ना. ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें लैटिन ओरिजिन के बारे में पता चले, है ना. थोड़ा इटैलिक लैंग्वेज जो होती है तो वर्ड्स को वो
थोड़ा सा स्टाइलिश लिख देते हैं। जैसे कि ये देखो मैंजीफेरा इंडिका लिखा है ना, जो नॉर्मल है राइटिंग उससे थोड़ा सा डिफरेंट। क्लियर। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम दैट इज जीनस, तो जो जेनेरिक नेम होगा वो पहला होगा और जो दूसरा होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, जो कि ऊपर भी हम लोगों ने बात की। ठीक। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन नॉन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, मतलब ये है कि आपने हाथ से ऐसे लिखा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक। तो इनको हमें क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, आपस में नहीं जोड़ के कि डायरेक्ट एक लाइन से अंडरलाइन कर दिया है ना, सेपरेटली अंडरलाइन करना है ताकि इनकी लैटिन ओरिजिन का पता लगता रहे। माने हमें डिफरेंट रखना है ना। जैसे जब हम कंप्यूटर राइटिंग में लिखना है ना, जैसे ये आपको पीडीएफ मिली है, तो इसमें लैटिन ओरिजिन के लिए इटैलिक्स कर दिया, और हाथ से इटैलिक्स तो हम लिख नहीं सकते हैं, सब कोई इडली वाले लिखते होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, ये एक तरीका बता दिया गया। क्लियर। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। आगे भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो चौथा रूल है, तो जो जीनस है इसको क्या रखना है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो जीनस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉलर वन। ठीक है, वो स्मॉल ही रहेगा। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा और जीनस का पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। जैसे ये देख लेते हैं, यहाँ पे बढ़िया जगह है, मैंजीफेरा इंडिका, है ना, और इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं भी इस तरीके से लिखा है तभी आप कंप्लीट नाम मानिएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, अगर थोड़ा भी डिफरेंट होगा और छोटे छोटे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो देखना कितनी गलतियाँ करते हैं हम लोग पढ़ने के दौरान, है ना, तो वहाँ पे हम सारी कन्फ्यूजन आगे भी और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ ऑथर, मतलब जिस साइंटिस्ट ने नेम दिया है ना, तो उसको भी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए भाई थोड़ी बहुत। द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इवन नीट में, है ना, ख़ास तौर से नीट में, वेटनरी में, नर्सिंग में, हर जगह पूछा जाता है। मैंजीफेरा इंडिका लिनी, ये देखो। ठीक, और इसको हम अंडरलाइन भी नहीं करेंगे, ओके, अंडरलाइन भी नहीं करेंगे। और इसका रूल ये है कि ये एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, शॉर्ट में। जैसे कि मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, ठीक, तो मैंने कोई नया प्लांट खोजा, तो उसका अगर हमें नामकरण करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो अपना हम नाम उस पौधे के नाम के बाद लिखेंगे, है ना, और एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, GYA ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे लिनियस का LINN, लिनी, है ना, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे। ठीक, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक द पॉसिबल। मतलब ये है कि भाई 17 से 18 लाख जातियाँ तो इस धरती पर रहती हैं, प्लांट एनिमल की मिला करके। ठीक, तो इन सभी को एक साथ पढ़ना तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है।
तब फिर क्या करेंगे? तब हम लोग ये करेंगे कि सभी 17 से 18 लाख जो जातियां हैं, स्पीसीज हैं, इन सबको हम क्या करें? डिवाइड कर लें। और डिवाइड करने को हम क्या साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ओके, तो किसी भी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। समझ में आई बात? सब आपस में मिक्स होंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन एनिमल है, कौन प्लांट है, और आपस में कौन कौन सी स्पीसीज के हैं। ठीक, तो इनको हमें आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ओके, तो जितने भी हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं, इनको हम क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। और क्लासीफाई इस तरीके से करते हैं कि एक जैसे दिखने वाली ईजिली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो उन सबको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स और डॉग, कैट या इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट certain characters with the organism in that group. Okay, what image do you see when you think of a dog? अगर कोई भाई हमें डॉग इस तरीके से मिल जाए, है ना, क्लियर, तो हम क्या समझेंगे? है ना, डॉग मिल जाए या कैट मिल जाए या कोई भी एनिमल मिल जाए। ओके, तो डॉग एंड नॉट कैट। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई हमें कुत्ता मिल जाए तो देखेंगे तो उसको हम कुत्ते की कैटेगरी में ही रखेंगे ना, उसी के ग्रुप में रखेंगे ना, उसको हम बिल्ली तो नहीं बोल देंगे ना। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एलेस्टियंस, बी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इतना तो हम समझदार हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई मैमल्स है, ठीक, तो मैमल्स को अगर हम देखें तो उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। ठीक, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैमल्स को सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कौन से हैं जिनसे हम क्लासीफाई कर लेंगे। तो मैमल्स जो हैं, ये सभी मैमल्स शो करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, है ना। मैमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं बॉडी हेयर्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर क्या होंगे? बाल होंगे, और एक्सटर्नल कान पाए जाते हैं, बाहरी कान, है ना, पिन्ना जिन्हें हम कहते हैं। ओके, इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ बीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ माइंड्स विल बी ऑफ wheat plant, not of rice or any other plant. अगर हम गेहूं के पौधे को देखें, है ना, बीट के प्लांट को देखें, तो उसे हम गेहूं ही बोलेंगे, ना कि उसको हम राइस प्लांट बोल देंगे, है ना, कि ये चावल का पौधा है। चावल कहना गलत है, लेकिन लिखा है तो हम बोल रहे हैं, धान कहेंगे, है ना। तो ये तो मिक्स नहीं कर सकते ना कि गेहूं के पौधे को हम चावल का पौधा बोल दें और चावल के पौधे को हम लोग गेहूं का पौधा बोल दें, ये नहीं हो सकता। ओके, इतनी तो कॉमन सेंस है। ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक टर्म में हम इन कैटेगरीज को कहते हैं टैक्सा। क्या कहेंगे?
टैक्सा कहेंगे। क्लियर? तो साइंटिफिक वे में हम लोग जो कैटेगरीज हैं उनको हम कहेंगे टैक्सा। मतलब ये जो ग्रुप है, सिंपल सा, कि भाई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन का एक ग्रुप है, तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में क्या हो गया, एक टैक्सॉन हो गया, टैक्सा हो गया। ठीक है, जो कैटेगरी हो गई ह्यूमन की। इसी तरीके से डॉग की कैटेगरी, वो डॉग का टैक्सा हो गया। किसी प्लांट की कैटेगरी जैसे मैंजिफेरा इंडिका का ही ले लो, तो वो क्या हो गया, एक प्लांट की कैटेगरी हो गई। ओके, समझ में आई बात? तो हर प्लांट, ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, ठीक है, जितने भी इस धरती पे, सब अपने आप में एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे मिलेगी लाइन आपको। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट्स कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल, है ना। हर डिफरेंट लेवल पे कैटेगरी चेंज होती जाती है, टैक्सॉन बदलता जाता है। क्लियर? जैसे प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, wheat is also a taxa. Similarly, animal, mammal, dogs are all taxa. But you know that a dog is mammal and mammal are animal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. समझ में आई बात? मतलब ये है कि जो डॉग है वो डॉग के लेवल पे एक अलग कैटेगरी हो गई। डॉग मैमल है ना, तो ये मैमल है तो मैमेलियन कैरेक्टर है इसके अंदर, तो ये अपने आप में भी एक टैक्सा हो गया। ठीक, अब जो मैमल्स होते हैं ये एनिमल होते हैं, है ना, तो एनिमल भी अपने आप में एक अलग टैक्सा हो गए। समझ में आई बात? तो अलग अलग लेवल पे हम हर प्लांट या एनिमल स्पीसीज को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। समझ में आ गई बात? हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल पे अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पे, बेस पे, डिफरेंट लेवल पे हम हर प्लांट या एनिमल को जो कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies। मतलब ये है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए आज के टाइम की जो टैक्सोनॉमी चल रही है तो उसके लिए हमारे पास इतनी बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। पहली बात, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है प्लांट या एनिमल किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं उसके, इवन बॉडी सेल्स कैसी हैं, है ना, डेवलपमेंट कैसे करता है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसकी इकोलॉजी क्या है, उसके बेसिस पर भी हम लोग टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं। क्लियर? तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें, और इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। हेंस characteristics identification classification and nomenclature are the process of basics of taxonomy। आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पूछा जाएगा? बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। तो बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तभी हम लोग क्लासीफाई कर पाएंगे। ओके, और हम अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो क्लासीफाई कर लेंगे, है ना, और क्लासीफाई कर लिए तो उसका हम नॉमेनक्लेचर भी कर लेंगे। ठीक है,
तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम टैक्सोनॉमी पढ़ सकते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है इंसानों के लिए। बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ये तो भाई इंसानों का इंटरेस्ट रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स को हम जानें, और जितने ज़्यादा हम ऑर्गेनिज्म को जानेंगे मतलब हम अलग अलग टैक्सा खोज रहे हैं। समझ में आई बात? जान रहे हैं। पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़ इन अर्ली डेज, है ना। जब नए नए धरती पर इंसान आए थे तब तो एनिमल हो प्लांट हो उनको हम जानते इसीलिए केवल थे क्योंकि वो हमारे काम आते थे, है ना। अब इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, है ना। किस लिए? हर प्लांट एनिमल के बारे में हम जानते हैं, फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, है ना। हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया जाता था साइंटिस्टों के द्वारा या लोगों के द्वारा, है ना, तो वो किस बेसिस पर किया जाता था? वो इस बेसिस पर किया जाता था कि इंसान की ज़रूरत क्या है ना। नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, इवन मेडिसिन के लिए भी, है ना। वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी गई है। तो अलग अलग प्लांट और एनिमल्स को हम अपनी नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, और ये चीज़ आज भी चल रही है ना। तभी तो खोज होती रहती है, डिस्कवरी होती रहती है। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज रेफर्ड टू द सिस्टमैटिक्स। ओके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स को इस डाइवर्सिटी में, है ना, जितना ज़्यादा हम जानते हैं, ठीक, तो इंसानों की और उन ऑर्गेनिज्म्स में जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? उस ब्रांच को स्टडी की सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ओके, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ज़्यादातर लैटिन वर्ड ही हमें मिलेंगे, फिर ग्रीक के कुछ मिलेंगे। ओके, लैटिन वर्ड है सिस्टिमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स। इस बात को किसने समझाया? लिनियस साहब ने। किसने बताया? लिनियस ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। यूज सिस्टिमा नेचरी। ठीक है, एक इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है सिस्टिमा नेचरी, जो कि आज भी ये पत्रिका चलती है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये बात उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी कि भाई आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो क्लासीफाई कर लेंगे, और क्लासीफाई कर लेंगे तो नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? या फिर हम टैक्सोनॉमी कर लेंगे। समझ में आई बात? तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये 3 बेसिक बातें थीं जो कि सिस्टमा नेचरी में बताई गई कि किसी भी नए ऑर्गेनिज्म की जब खोज हो जाए तो उसका हम नॉमेनक्लेचर या टैक्सोनॉमी कैसे बनाएंगे। ओके, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, है ना, हायरार्की का हम यहाँ पर यूज करते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। ठीक, अब हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं? हायरार्कियल अरेंजमेंट देखते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म्स हायरार्की में फिट बैठते हैं। ओके, प्लूरल में टैक्सा कहते हैं और सिंगुलर में टैक्सॉन कहते हैं। जैसे हर लेवल को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। क्लियर? तो अगर कोई सिंगल है, मान लो स्पीसीज है बोलनी है आपको, तो वो किस में आएगी? टैक्सॉन में आएगी।
ऑर्डर है उसको किस में बोलेंगे? टैक्सॉन के अंतर्गत। समझ में आ गई बात? तो अलग अलग जो लेवल्स हैं उनको हायरार्किकल अरेंजमेंट में, है ना, एक ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक, तो ये जो हायरार्किकल बेसिक लेवल हैं वो कितने हैं हमारे पास? 7 हैं। जो टैक्सॉन है बेसिक वो कितने हैं? 7 हैं। इनको तो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, किस तरीके से हम लोग याद करेंगे, है ना? इस तरीके से याद करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। किस में? असेंडिंग ऑर्डर में। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, एक एक करके सबको पढ़ेंगे भी। इसके बाद ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद क्लास, और क्लास के बाद फाइलम, या फिर हम लोग डिवीज़न कहेंगे। अभी बताएंगे कि डिवीज़न क्यों बोला जा रहा है। ठीक, और किंगडम। किंगडम, ठीक है। तो ये डिफरेंट 7 लेवल हैं, जो कि ये सब अपने आप में क्या है? टैक्सॉन है ना? तो किंगडम जो है सबसे लार्जेस्ट लेवल होगा, है ना? उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना? इसके लिए भी हमारे पास एक निमोनिक है, तो उस निमोनिक से आप लोग लर्न कर सकते हैं। क्या है देख लो। सिल्क, ग्रीन, फाइन, ऑन, चेस, प्ले, किंग। ठीक है, ओके। किंग्स प्लेस चेस ऑन फाइन, ग्रीन, सिल्क। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। तो ऊपर से हमने पढ़ने के लिए बोल दिया है, और नीचे से आपको ध्यान रखना है, याद करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो स्पीसीज सिल्क से हो जाएगा, है ना? ग्रीन से जीनस, फाइन फैमिली, ऑन ऑर्डर, चेस, क्लास, है ना, प्ले, फाइलम, और यहीं पे डिवीज़न भी हो जाएगा। फाइलम डिवीज़न याद हो जाता है आसानी से। और किंग मतलब किंगडम, उसमें तो किंग लगा ही है। क्लियर? किंग प्लेस चेस ऑन फाइन, ग्रीन, सिल्क। ओके, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। क्लियर? तो ये हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई। इनको ग्रुप भी कह सकते हैं, कैटेगरीज भी कह सकते हैं, रैंक भी कहते हैं, स्थान, है ना? तो बहुत सी बातों से इनको हम जानते हैं, इन लेवल्स को। ठीक है, तो एक एक करके हम हर लेवल को पढ़ते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा अब बेसिक कंप्लीट हो गया इसमें। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग स्पीसीज लेवल पे। तो पहला लेवल हम क्या पढ़ेंगे? स्पीसीज लेवल पढ़ेंगे। तो जो स्पीसीज है इसको हम लोग जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। स्मॉलर लेटर से लिखा जाता है ना? जितनी भी सिमिलैरिटी होती हैं इंडिविजुअल की, स्पीसीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जितने भी हैं एक जैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जितनी भी हैं, है ना, उनके जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होते हैं, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, है ना, उनके बेसिस पर हम उनको एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है, सोलेनम टुब्रोसम है, पोटैटो है, पैंथेरा लियो लॉयन है। ऑल द 3 नेम्स, है ना, इंडिका, टुब्रोसम, लियो, ये सब स्पीसीज हैं, है ना? मैंने क्या बताया था कि जो स्मॉलर लेटर है वो क्या हो गया? स्पीसीज हो गया, और जो लार्जर लेटर है, कैपिटल लेटर जो है, वो जीनस होता है ना? तो मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका जो है स्पीसीज, टुब्रोसम पोटैटो में
स्पीसीज है, लियोलॉयन में स्पीसीज है, और पैंथेरा क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लिखने के लिए आता है, क्वेश्चंस करवाएंगे तो देखना आप लोग। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। और सोलेनम, पैंथेरा है ना, मैंजीफेरा, ये सब क्या हो गए, जेनरिक नेम हो गए। ये देखो, है ना, क्लियर, ये जीनस हो गए। हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरी, है ना, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब स्पीसीज से हायर लेवल की कैटेगरी। स्पीसीज से हायर लेवल की कैटेगरी क्या है, जीनस है। ठीक, तो स्पीसीज आपस में मिलकर के जीनस बनाएंगी, और जीनस खूब सारे मिलकर के फैमिली बनाएंगी, और फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाएंगी, और ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाएंगे, क्लासेस मिलकर के फाइलम या डिवीजन बनाएंगे। डिवीजन हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक, प्लांट्स में फाइलम की जगह डिवीजन हो जाता है, और किंगडम खूब सारे फाइलम मिलकर के बनाते हैं। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। सोलेनम इंक्लूड्स निग्रम, है ना, तो निग्रम अपने आप में एक स्पीसीज है। इसी तरीके से टिग्रिस टाइगर की स्पीसीज है ना। तो पैंथेरा जीनस है, और इसके अंदर कई सारी स्पीसीज आती हैं जो एक जैसे एनिमल या प्लांट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंजीफेरा, है ना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो अगर ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो क्या है, सेपियंस है। लेकिन हम लोगों का जो जीनस है वो क्या है, होमो है, होमो सेपियंस। और इनको हम अलग अलग अंडरलाइन भी करेंगे, कम से कम इस चैप्टर में तो ज़रूर करें, है ना, इस यूनिट में, ताकि लिखते लिखते हमारी समझ में आ जाए। क्लियर? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ह्यूमन बीइंग इज रिटन इन होमो सेपियंस। अब चलते हैं जीनस पे। अगली रैंक हमारी क्या है, रैंक बोलें, लेवल बोलें, कैटेगरी बोलें, आप एक ही बात समझिएगा। ओके, टैक्सा बोलें, सब एक ही बात। जीनस, तो जीनस क्या है समझ लेते हैं। जीनस comprises a group of related species which has more character in common comparison to species of other genera, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खूब सारी स्पीसीज हैं, है ना, और कॉमन कैरेक्टर रख रही हैं, और उनके अंदर खूब सारी स्पीसीज आ गई, तो उसमें खूब सारी स्पीसीज जो लगभग एक जैसे कैरेक्टर रख रही हैं, तो उनको हम एक ही जीनस में डाल देंगे। समझ में आई बात? जैसे कि समझो, पोटैटो के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सोलेनम जेनरा यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ब्रिंजल के लिए भी सोलेनम ही यूज करेंगे। अभी एक पूरी टेबल है तो वो समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है, उससे सोलेनम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक, इसी तरीके से निग्रम पीछे पढ़ा हम लोगों ने, स्मॉल रहेगा, है ना। और ब्रिंजल के लिए यहाँ पे हम ब्रिंजल भी लिख देते हैं। ठीक, तो ब्रिंजल के लिए भी जो जेनरिक नेम है वो क्या रहेगा, सोलेनम ही रहेगा। इसी तरीके से एनिमल में देख लो, एनिमल में लॉयन का जो है पैंथेरा, लेपर्ड का जो है नेम पैंथेरा, टाइगर का जो नेम है वो पैंथेरा। स्पीसीज बदल गई, है ना, ये हैं तो वाइल्ड एनिमल ही सारे, है ना। और वाइल्ड एनिमल्स ये वाले जो हैं, इनकी कैटेगरी वाले, इनको हम एक ही ग्रुप में रख दे रहे हैं पैंथेरा में। ठीक है, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस, है ना, और पैंथेरा टिग्रिस। आगे क्लासेस और बदल जाएंगी, लेवल और बदल जाएंगे, तो उनको हम अलग अलग कर लेंगे।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। तो कैट का जो जीनस है वो है फेलिस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जीनस ऑफ कैट, और कैट का जो जीनस है वो फेलिस है। इसकी आगे फैमिली भी चेंज हो जाएगी, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, फैमिली पे आ गए तो खूब सारे रिलेटेड जनरा जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे, ग्रुप्ड हो जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर वाले, और वो क्या बना लेंगे, परिवार बना लेंगे, फैमिली बना लेंगे, है ना। और खूब सारे जब जीनस आपस में मिलते हैं तो फैमिली बनती है। इसी तरीके से प्लांट्स में, इसी तरीके से एनिमल्स में, ठीक। तो जो जनरा है सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। समझ में आई बात, सोलेनस, पिटूनिया, धतूरा। तो ये जो प्लांट्स की जो जीनस हैं ये सब एक ही फैमिली में रख दिए गए, किसमें, सोलेनेसी में। और एनिमल्स में अगर देखा जाए, पैंथेरा है ना, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है ना, ये सारे जीनस फेलिस, ठीक है, इनको रख दिया गया फेलिडी फैमिली में। किस में रख दिया गया, फेलिडी फैमिली में। समझ में आई बात। तो फेलिस से इसका नाम पड़ा फेलिडी फैमिली। तो कैट परिवार जो है, बिल्ली का जो परिवार है, लेपर्ड, लायन, टाइगर, है ना, इन सबको फेलिडी फैमिली में रख दिया गया। क्लियर। कैट और डॉग में थोड़ा सा अंतर होता है। जो कैट की फैमिली है वो क्या है, फेलिडी, और जो डॉग की फैमिली है वो है भैया कैनेडी। समझ में आ गई बात। कैट और डॉग में अंतर होता है ना। तो डॉग की जो फैमिली है वो कैनेडी है, और जो कैट की फैमिली है वो फेलिडी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और दोनों में डिफरेंस ज़रूर पूछा जाता है फैमिली लेवल पे। ओके, ये देखो फेलिडी और ये कैनेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, ओके, ऑर्डर। तो खूब सारी फैमिली मिलकर के क्या बनाएंगे, हमने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, ऑर्डर बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे बनेंगे ये ज़रा हम लोग देख लेते हैं। प्लांट्स में अगर हम देखें फैमिली अलग अलग, कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, है ना, कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, पॉलीमोनियल्स है। पॉलीमोनियल्स नाम क्यों रखा गया ये हम लोग आगे सीखेंगे, जब हम रिप्रोडक्शन वगैरह सीखेंगे तो वहाँ पे प्लांट्स का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, तो प्लांट में स्पेशली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है फ्लोरल बेसिस पर किया जाता है। तो प्लांट का जब रिप्रोडक्शन सीखेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे पॉलीमोनियल क्यों कहा गया, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर, एनिमल में अगर हम देखें, है ना, तो कार्निवोरस एनिमल्स, इनसे इनका ऑर्डर क्या बन जाएगा, कार्निवोरा, इंक्लूड्स फैमिली फेलिडी एंड कैनेडी, है ना। अगर देखा जाए तो डॉग और कैट, और कैट परिवार में लॉयन, है ना, टाइगर, ये सब आ जाते हैं, ठीक। तो इन सबको, फेलिडी को, कैनेडी को भी सबको हमने किस में रख दिया, कार्निवोरा में। नाम कार्निवोरा क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये कार्निवोरस हैं, ये दूसरे एनिमल को खा लेते हैं, है ना। मतलब ये है कि मांस पे जीवित रहते हैं, ये मांस खाते हैं, है ना, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कार्निवोरस, शिकारी, है ना, शिकार करके खाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्लास पे आते हैं। तो जो क्लासेस हैं वो कैसे बनेंगी, कई सारे ऑर्डर मिल करके क्या बना लेंगी, क्लासेस बना लेंगी, है ना। तो जितने ऑर्डर हैं कार्निवोरा, है ना, टाइगर का, कैट का, डॉग का, है ना, ये एक ही क्लास में रखे गए हैं, किस में, ममेलिया में।
और ममेलिया में ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड हैं। हम लोग भी तो मैमल हैं, और मैमल का जो कैरेक्टर है वो क्या है, पीछे बताया, एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स एंड एक्सटर्नल ईयर, है ना। शरीर पे बाल होंगे और बाहरी बड़े बड़े कान होंगे, है ना। इंसानों के भी हैं, जानवरों के भी हैं। तो ये सब किस में आ गए, क्लास मैमल में। गाय मैमल है कि नहीं है, बिल्कुल है। हाथी मैमल है कि नहीं है, बिल्कुल है। शेर मैमल है कि नहीं है, बिल्कुल है। बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, ये सब है कि नहीं है, बिल्कुल हैं। तो इनका लेकिन जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेटा है। हम लोग ऑर्डर किसके हैं, जो ह्यूमन है, मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, चिंपैंजी, इन सबका ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है। हम लोग प्राइमेट्स हैं, ठीक है। और जो ये एनिमल्स हैं, इनकी जो क्लास है, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स हैं, तो इन सभी की क्लास क्या है, मैमल्स। तो प्राइमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर लिख देते हैं। प्राइमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर, है ना, एक ही में क्लास में रखे गए हैं, किसमें, मैमल्स। क्लियर। अब ये क्लासेस मिलकर के क्या बनाएंगी, फाइलम बनाएंगी, जो कि हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ टेक्निकल समस्या है, इस वजह से पेज हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ये तो बढ़ जा रहा है और ये क्यों नहीं बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं। तो फाइलम, है ना, तो फाइलम कैसे मिलके बनेंगे, क्लासेस से। तो अलग अलग क्लासेस मिलकर के क्या बना लेंगी, अपनी हायर कैटेगरी बना लेंगी, जिसका नाम क्या है, फाइलम। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे चार्ट भी एनसीईआरटी ने दिया है, स्पीसीज का, जीनस का, फैमिली का, आर्डर का, क्लास का, है ना। ये रैंक है पूरी बना दी गई, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। फिर इसी तरीके से किंगडम होते हैं। ठीक है। तो हम 2 किंगडम बेसिकली जानते हैं अच्छे से और आगे देखेंगे। एक प्लांटी किंगडम और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया किंगडम। क्लियर। तो सबका देखो कैटेगरी वाइज नॉमेनक्लेचर दिया गया है, अच्छे से याद कर लेंगे। मैन का होमो सैपियंस, जीनस देखा जाए तो होमो, फैमिली, होमिनिडी, आर्डर, प्राइमेटा, क्लास, मैमेलिया, और फाइलम या डिवीजन क्या हो जाएगा, कार्डेटा। हम लोग कॉर्डेटन हैं। हाउस फ्लाई मॉस्का डोमेस्टिका अच्छे से याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और इसकी जो फैमिली है ना, मुसाइडी है, और डिप्टेरा, इंसेक्टा, है ना, और आर्थ्रोपोडा। ठीक है। तो डिप्टेरा ऑर्डर है और क्लास इंसेक्टाई, बहुत पूछा जाता है नीट में। ठीक है। तो अच्छे से इसको याद कर लेंगे। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, है ना, और इसकी फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, डाइकॉट और एंजियोस्पर्मिक। वीट में ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना, और इसका ऑर्डर सेपिनडेल्स है ना, ट्रिटिकम, और फैमिली पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलिडन्स, एंजियोस्पर्म। समझ में आई बात। अगर हम फैमिली की बात करते हैं प्लांट्स में, ठीक, तो प्लांट्स में अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो प्लांट्स में हम क्या देखते हैं कि एसी लगाते हैं लास्ट में। ठीक है। और एनिमल्स में अगर देखते हैं तो हम लोग आईडी लगाते हैं।
ठीक है, फैमिली जैसे कैनिडी, फेलिडी, है ना, इसी तरीके से एसी। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। क्लियर? ये ह्यूमन का है और ये एवोल्यूशन में हम लोग फिर से देखेंगे ये वाला टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज वो समरी है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो समरी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज, है ना, तो ये क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन किसके बाद करेक्ट सीक्वेंस रख रहा है। स्पीसीज आएगी, है ना, और स्पीसीज के बाद ऑर्डर आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर किंगडम आएगा। तो पहला तो सही है। इसके बाद ये गलत हो गया, है ना, जीनस पहले लिख दिया, गलत बात। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक, सेकंड वाला गलत है। और इस पे हम कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लोगों के करवा देंगे, पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे, है ना। और ये कमेंट करके बताइएगा कि ये किसका प्लांट है, जिसको जिसको पता है। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम बताना है आपको विद लोकल नेम। ठीक है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे जो शहर के होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को बताना है। समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंड? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें हम लोग नई जान लेते हैं। चलो, यहाँ पे स्पेस था किसी पेज पे, इसमें जान लेते हैं। ठीक, तो हमारी जो ये क्लासेस हैं ये स्पेशली तो बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए है। ठीक, और इसमें हम नीट वालों को भी ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक, इसके अलावा यूपी कैटेट वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस बेटा सेम है। ठीक, और किसी भी तरीके की कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बायोलॉजी है ये लेक्चर रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी और फिजिक्स रहेगी। ठीक, तो हमारे जो लाइव कोर्स है, क्लासेस हैं, है ना, लाइव क्लासेस लिख देते हैं। लाइव क्लासेस लेने के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए 8887966456 पर। क्लियर? 8887966456 पे ये हमारा कांटेक्ट है और इससे आप लोग कांटेक्ट करने के बाद हमसे जुड़ जाएंगे। ओके, और जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है मेडिको ज्ञानेंद्र टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, तो आप लोग सर्च करिएगा, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पड़े हुए भी हैं, तो उनको आप लोग लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी तो उसकी भी कुछ फ़ीस रखी जाएगी, और जब शुरू होगी तो आप लोगों को वो लाइव क्लास जो बच्चे लेंगे उन्हीं के लिए रहेगा। ठीक है, मतलब जो सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो कोर्स को ख़रीदेंगे। क्लियर? वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक एक चीज़ एनसीईआरटी की आपकी छूटेगी नहीं। कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और चैप्टर 1 बायोलॉजी का आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।